शुरू हुए इस देश में, वो सारा किस्सा तो मैं आपको बताऊंगी, और मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, आज कन्हैया कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट है, हसुआ गेहूं की बाली का निशान है, लेकिन कन्हैया कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट नहीं। आज हिंदुस्तान की हर उस धड़कन की वो आवाज है जो आवाज बंद करने वालों को कहना चाहता है, अरे तुमसे आंख मिला के आंख में बात करने वाला है एक, तुमको चुनौती देने वाला है एक, तुम्हारे जुल्म को चेतावनी देने वाला है एक। उस तरीके से कन्हैया कुमार उभरा। मैं अपनी पार्टी की तरफ से उन सब लोगों का आज आपकी सभा में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आए नॉमिनेशन के दिन, नॉमिनेशन से पहले आए, नॉमिनेशन के बाद आ रहे हैं, आज भी है, कुछ आगे आएंगे। आज ही वो फिल्मों के हीरो प्रकाश राज पहुंचे, सुबह मिले मुझे, वो कन्हैया के लिए पहुंचे हैं। मुझे पहुंचने की खबर है, दिल्ली से ही खबर आ गई कि जावेद अख्तर पहुंच रहे हैं यहाँ के लोगों को कहने के लिए कि ध्यान रखना कन्हैया को पार्लियामेंट में पहुंचाना है। हमको खबर है कि शबाना आजमी जो सबसे पहले ट्वीट की, वो शबाना आजमी भी रुक नहीं पा रहे, बहुत व्यस्त है। बोली चाहे थोड़ी देर के लिए मैं जाऊं, मैं आने की कोशिश करूंगी बेगूसराय के लोगों को कहने के लिए देश की लड़ाई है, जीत के दिखाओ आप लोग। वो पहुंचेंगे यहाँ पर। कितने लोग यहाँ आए, कितने गए। वो कारगिल हीरो की बेटी गुरमेहर आपके यहाँ नॉमिनेशन में पहुंची। वो बच्ची जिसने अपने पिता को देखा नहीं था, जिसने युद्ध के कष्ट को सहा बिना पिता के पली, वो छोटी थी वो जब कारगिल युद्ध में उसके पिता शहीद हुए। उसने एक छोटी सी बात कही थी, उसने कहा मेरे पिता को किसी मुसलमान ने नहीं मारा, मेरे पिता को युद्ध ने मारा, इसलिए युद्ध नहीं होने चाहिए। और कारगिल हीरो की उस बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ गए ये संगी गुर्गे और उसको मां बहन की गालियां देने लग गए। वो गुरमेहर को डाली नहीं इनसे, क्योंकि वो कन्हैया के लिए बोल रही थी और कन्हैया को फॉलो करना चाहती थी। उसने कहा अगर वो जेल जा सकता है, वो इस देश के लिए आगे बढ़ सकता है, वो हम नौजवानों की प्रेरणा है। और उसने उससे प्रेरणा लेते हुए आवाज उठाई थी। उसने आवाज उठाई, इन्होंने उस पर उंगली उठाई, और इन्होंने जब उस पर उंगली उठाई तो गुरमेहर ने कहा अब तुम चुप नहीं करा सकते, अब नौजवानों को प्रेरणा देने वाला एक खड़ा हो चुका है। इसलिए वो हमसे पूछ रहे हैं और हमसे कह रहे हैं मैं बेगूसराय क्यों नहीं गई अभी तक। हमने कहा बहुत लोग पहुंचे हुए हैं, मेरा भी समय तय है, मैं कब जाऊंगी, आप चिंता नहीं करो, फिर आप पहुंचेंगे तो हम आपको फोन करके पूछेंगे स्थिति क्या है। उनको मैंने आश्वस्त किया यहाँ आने से पहले, और उन्होंने भी 9 तारीख के नॉमिनेशन के बाद महसूस किया कि हाँ कुछ हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है, ये लड़ाई केवल बिहट की नहीं, केवल बेगूसराय की नहीं, केवल बिहार की नहीं कि बीजेपी का यहाँ से बिस्तरा गोल किया जाए, प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष ताकतें यहाँ से जीत के जाए, वामपक्षी उनके साथ, और जो पट्टा पलटे इनका सेंटर के अंदर, केवल उतनी लड़ाई नहीं, देश के पैमाने की लड़ाई नहीं, ये इस वक्त दुनिया के पैमाने पे अपने देश की अस्मिता का सवाल बन चुका है। मैं आपसे हाथ खड़ा करके और आवाज देके मुझे बताइए, आपसे ये मैं मांगना चाहती हूँ, आपकी आवाज आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कन्हैया को जिता के भेजेंगे? यस। ये आवाज जिन साथियों ने रिकॉर्ड की है, मैं इसी आवाज को भेज दूंगी वहां उनको आश्वस्त करने के लिए कि चिंता मत करो, बेगूसराय के लोग जगे हुए हैं। और ये जो कहावत होती है ना, क़यामत की रात होगी जी, चुनाव के एक रात पहले बेगूसराय की जनता उस कहावत को झुठलाने वाली है। बांट लो कितने पैसे बांटते हो, बांट लो कितनी शराब बांटते हो, बांट लो क्या क्या बांटते हो। कोई क़यामत की रात की बातें जो करते हो कि उस रात वोट खरीद लोगे, कुछ नहीं होने वाला है। जमीन पे पैर पूरे गड़े हुए हैं।
लेकिन इस जमीन पे गड़े हुए पैरों को मजबूती से रखना है 29 तक। इसका ग्राफ और ऊंचा करना है। इन मीटिंगों सभाओं से आश्वस्त नहीं होना है। ये मीटिंग, ये सभाएं चुनावी प्रक्रिया का एक अंग होती है। असली बात है गांव गांव घर घर घुसना। हर रोज जो झूठ फेंका जाए उसका हर रोज जवाब देना। वो जवाब कन्हैया देने नहीं जाएगा हर घर में, वो हम ही लोगों को जाना है। वो जो नीचे के स्तर पे हमारा मुस्तैद कैडर है, नीचे के स्तर के अंदर जो हमारी पार्टी के बाहर वाला भी आज हमसे ज्यादा कन्हैया के लिए काम करने के लिए जुटा हुआ है, जवाब वहां पर दिया जाएगा। मैं सभी नौजवानों से कहना चाहती हूँ, किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो, कुछ बातों को याद रखो। ये बोलते हैं देश के लिए वोट दो, बोल रहे देश के लिए वोट दो। कौन से देश के लिए वोट दें जी? जब आप देंगे ये हमको, आपको समझना है कि देश क्या होता है। देश एक व्यक्ति नहीं होता है, देश एक पार्टी नहीं होती है, देश आप और हम होते हैं, देश खेत और खलिहान होते हैं, देश कारखाने और बिजनेस होते हैं, देश में व्यापार हमारी दुकानें होती है, देश में हर मेहनत कश आवाम जिसकी वजह से सब सृजना होती है, वो हर आवाम जिसकी वजह से धन दौलत पैदा होती है, हर वो आवाम जिसकी वजह से पेट में अनाज पहुंचता है, हर वो आवाम जिसकी वजह से ये मैं कपड़े पहन पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं जूते पहन पा रही हूँ, जिस बहन ने बिंदी पे ग्लू लगाई है मैं बिंदी लगा पा रही हूँ, वो सारे काम धंधे, उन काम धंधों में जुड़े हुए लोग, हमारी प्रकृति, हमारी संपदा, ये देश होता है। प्रधानमंत्री जी इसी को तो लुटा रहे हैं, तो किस देश के लिए वो मांग रहे हैं वोट? अबानी के लिए मांग रहे हैं, अडानी के लिए मांग रहे हैं। उनका देश तो वही है, सीमित सा देश। नहीं तो उन्होंने ये क्यों किया? हम जानना चाहते हैं क्यों किया उन्होंने। आपको पता है बीएसएनएल के एम्प्लॉइज को लोकसभा भंग हो चुकी है, उसके बाद इनकी कैबिनेट का डिसीजन आया और उसके बाद उन्होंने कह दिया 54,700 जो कर्मचारी हैं बीएसएनएल के, उन सबको जबरदस्ती वॉलंटरी रिटायरमेंट देके घर बैठना होगा। क्यों भाई, क्यों बैठना होगा? क्योंकि आप वो जो अडानी अंबानी का जियो है, आप उसकी एडवर्टीजमेंट करने के लिए आए प्रधानमंत्री जी, इसलिए वो जियो जिंदा रहना चाहिए और हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो जीरो होना चाहिए। बीएसएनएल को पीटा जा रहा है। इन्होंने जो हमारी ओएनजीसी थी, जिसको कहते थे दूध देने वाली गाय, क्योंकि ओएनजीसी जितना पैसा कमा के सरकार को देती थी, उसी पैसे में से शिक्षा के बजट बनते थे, इलाज के स्वास्थ्य के बजट बनते थे, उसी में से हमारी आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, इनके लिए जो मानदेय आता था, हम मानदेय नहीं, हम उनके लिए न्यूनतम वेतन मांग रहे हैं। हम वॉलंटियर नहीं, उनके लिए पूरे रोजगार की व्यवस्था, उनको कर्मचारी का दर्जा मिले, उसके लिए नहीं लड़ रहे। ये जो पूरे हमारी वेलफेयर स्कीम के पैसे, पीने का पानी पिलाने के, गरीब गुरबा के लिए पाठशाला खुलवाने के, ये जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है, उसके लिए हमारा पब्लिक सेक्टर कमा के सरकार को देता था, ओएनजीसी भी देता था। उस दूध देने वाली ओएनजीसी को आज घाटे के कगार पे मोदी ने क्यों खड़ा किया? इसलिए खड़ा किया कि ओएनजीसी हमारी रेलवे को, जो दुनिया में दूसरे नंबर पे, हमारी जो रेलवे है, हमारी रेलवे को जो डीजल पेट्रोल सप्लाई होता था, वो ओएनजीसी के पास ठेका था, उसको उससे छीन लिया और अपने मिडिल अंबानी खानदान की रिलायंस को दे दिया। ओएनजीसी को पीट डाला, बीएसएनएल को पीट डाला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जिसने पिछले 50 वर्ष में इतना असला तैयार किया, हवाई जहाज भी तैयार किए, फाइटर जहाज भी तैयार किए, टैंक भी तैयार किए, उस हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हमारी नवरत्ना सरकारी क्षेत्र की, उससे ठेका छीन के 126 जहाजों का सिर्फ 24,000 करोड़ में बनने वाला रफाले वाला, उनसे छीन के 126
उसके 3 दिन बाद इस कंपनी को ठेका मिला, लाइसेंस मिला। और अब पोल खुल के ये आ गई कि फ्रांस की सरकार से 210 करोड़ की टैक्स माफी कर ली गई रिलायंस की, अनिल अंबानी की। ये सब भूमिका बनाए और प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने बिचौलिया खत्म कर दिए। प्रधानमंत्री जी, आपने बिचौलिया इसलिए खत्म कर दिए क्योंकि सीधी सौदेबाजी आप अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के करना चाहते थे। इसीलिए हमारा ये मानना है साथियों, इन्होंने एक एक करके पीटा है। आपके देश के 600 प्लेटफॉर्म ऑप्शन पे डाल रखे हैं, जिसमें से 10 प्राइवेट सेक्टर को दिए जा चुके हैं। आपके देश के हवाई अड्डे जो बनाए गए पब्लिक मनी से, ये प्लेटफॉर्म्स बने हमारी जनता के पैसे से, इसीलिए ये पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। उन पब्लिक सेक्टर्स को पीटने का काम जो किया, तो हमारे हवाई अड्डे किस वक्त बेचे? जब पूरा देश पुलवामा की घटना पे बहस में था, अंदर खाते वो कर दिया। इनका हमेशा ये स्ट्रेटेजी रहा, जब भी देश को बेचने का कोई फैसला लेना होता था, हमारे प्राकृतिक साधनों का या पब्लिक सेक्टर का या और किसी विदेशी कंपनी को फायदा पहुंचाने का, कभी अखलाक हो जाएगा, कभी पहलू खान हो जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, कभी इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा, कभी वो स्ट्राइक हो जाएगा सर्जिकल। ये सारी जनता का ध्यान हटाते हुए देश को बेचने का काम नीचे से करते रहे। ये किया है उन्होंने। इसलिए मैं नौजवानों से ये कहना चाहती हूँ, अरे आपके देश की जो नींव थी पब्लिक सेक्टर, उसी को ही उसकी हर मन